नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। लगातार कई बार आपने एक चर्चा यहां पर मुकाबला में देखी है विपक्षी एकता की और एनडीए के साथ। पहले जब बात होती थी तो हम विपक्षी एकता और मोदी का जिक्र करते थे। हो सकता है कुछ इसी तरीके का मुकाबला हो भी 2024 में, लेकिन पिछले हफ्ते विपक्षी एकता को एक नया नाम मिला। वो नाम है INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, और इसकी तुलना अब हो रही है एनडीए से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका मुख्य हिस्सा तो भारतीय जनता पार्टी ही है। लेकिन अगर यहां पर स्पेशल 26 हुआ, 26 लोग जुटे, तो एनडीए का यह कहना है कि हमारे पास भी 39 लोग हैं, कहो ये लिस्ट और लंबी हो जाए। वो बात अलग है कि एनडीए में हर कोई जानता है और बीजेपी भी ये मानती है कि जो हैवी लिफ्टिंग है, मतलब ज्यादा वजन उठाने का काम बीजेपी को ही करना होगा। ऐसे में क्या ये जो नया गठबंधन है जिसने अपना नाम इंडिया रख लिया है, वो ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब होगा कि ये मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया का है या मोदी बनाम इंडिया का, यानी कि सिर्फ उनका नाम ही नहीं है, उस नाम से पूरा देश जुड़ा हुआ है। क्या ये हो सकता है? क्या विपक्ष की जो बिसात है वो दे सकती है मात 2024 में एनडीए को और नरेंद्र मोदी को? इसी पर चर्चा करेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, संजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, जयंत घोषाल, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ, शिवम त्यागी भी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अदिति फडणवीस जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर बिजनेस स्टैंडर्ड की, और राकेश कपूर जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। दर्शक कहेंगे कि फिर वही घिसी पिटी बहस, लेकिन ये बहस बहुत जरूरी है और 2024 में ना तो ये आखिरी बार है और ना ही पहली बार है। तो सबसे पहले प्रोफेसर उपाध्याय आपसे शुरू करते हैं, और सवाल वही है, नाम रख लिया है, नई पहचान बना ली है, लेकिन ये कितना कारगर सिद्ध होगा? देखिए, पहली बात आपने कहा कि इंडिया बनाम एनडीए। मुझे लगता है कि ये इंडिया बनाम एनडीए नहीं है, ये देश की जनता बनाम जो है महंगाई बेरोजगारी है। देश की जनता बनाम लोकतंत्र पर जिस तरह प्रहार हो रहा है वो है, तानाशाही जिस तरह से चल रही है, लूट तंत्र जिस तरह से चल रहा है वो है। जहाँ तक बात हमारी है, हमने जो गठबंधन बनाया है, क्लियर नारा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। कच्छ से कोहिमा तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक दलों का जिस तरह दिल मिला है, उसी तरह अब धीरे धीरे महंगाई पर, बेरोजगारी पर प्रहार होगा, लोकतंत्र का राज होगा। जिस तरह से समावेशी समाज की बात हमने की है, विकास की बात की है या सामाजिक न्याय की बात की है, उस पर हम आगे काम करेंगे। जहां तक बात एनडीए की है, एनडीए का आज जो अर्थ हो गया है, राष्ट्रीय धोखा अलायंस है, राष्ट्रीय दंगा अलायंस है, राष्ट्रीय डिजास्टर अलायंस है। जिस तरह से अनैतिक, अव्यवहारिक, अविश्वसनीय और सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, कोई भाई से भाई को लड़वाना, कोई चाचा को भतीजे से लड़वाना, कोई माँ को बेटी से लड़वाना, ये दल नहीं है, ये गुट है। पवार गुट, सिंधे गुट, चिराग गुट, पारस गुट और इसी तरह के कई गुटों का गठबंधन है, ये कोई दल का गठबंधन। वक्त खत्म हो गया, आगे इस पर और चर्चा करेंगे। शिवम त्यागी जी, आपका शुरुआती वक्तव्य। देखिए, किसी भी चीज का नाम बदल लेने से अगर उसकी तासीर बदल जाती तो कोई देश में मुझे लगता है सारी परेशानियों का हल ही हो जाता। यूपीए को बदल के आप INDIA कर सकते हैं, लेकिन क्या यूपीए के उन भ्रष्टाचारी नेताओं को आप बदल सकते हैं? देवकांत बरुआ ने 1975 में इसी तरीके से इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा का नारा लगाया था, लेकिन 77 में इंदिरा जी हारी थी। उस समय एक नेता को ये अपना हिंदुस्तान मानते थे, आज एक भ्रष्टाचारियों के दल को अपना हिंदुस्तान मानते हैं। हिंदुस्तान की जनता ने तब माना था ना, अब माना है। ये महत्वपूर्ण विषय है। शिवम को नाम को बदलकर अगर आप सोहेल कर देंगे तो उसकी तासीर नहीं बदल जाएगी, उसके काम नहीं बदल जाएंगे। लालू प्रसाद यादव को अगर आप INDIA कहने लग जाएंगे तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी नहीं रह गए। अरविंद केजरीवाल को अगर आप INDIA कहने लग जाएंगे तो ऐसा नहीं हुआ कि उनके 2 मंत्री भ्रष्टाचार से बाहर निकल जाएंगे। DK शिव कुमार को अगर INDIA कहने लग जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है वो बदल जाएंगे। ममता बनर्जी के भतीजे को अगर आप ये कहना चाहें कि वो INDIA है या हिंदुस्तान वो है, तो मुझे लगता है कि उनके भ्रष्टाचार के पाप नहीं धुल जाएंगे। ये वही है, प्रोडक्ट वही और पैकेजिंग नहीं, लेकिन जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की अगर हम बात करें, राष्ट्रवाद जिसका नारा हमेशा से था, है और आगे भी हैं, इसमें मुख्य रूप से जो भूमिका निभा रहे हैं एनडीए में बीजेपी और विपक्ष के INDIA में कांग्रेस, तो उनके प्रवक्ताओं की तो आपने बात सुन ली। अब आइए एक एडिटर्स राउंड टेबल करते हैं और जाने माने पत्रकारों से जानते हैं कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं, जो पिछले कई दशकों से राजनीतिक दलों के इतिहास, वर्तमान और भविष्य
पर टिप्पणी करते रहें। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं जयंत घोषाल जी का। आपका शुरुआती वक्तव्य का समय अब शुरू होता है। देखिए, हमारे जो पत्रकारिता उसमें हम 77, 89 एक मतलब यादें आते हैं कि कोalition धर्म करने के लिए हम लोगों को क्या कॉस्ट चुकाना पड़ा है। तो कभी कभी कोalition इंस्टेबिलिटी के साथ भी एक सिनोनिमस हो जाते हैं। दुखद घटना, क्योंकि हम मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, देवेगौड़ा, गुजराल, हमारे पत्रकारिता में 5 साल के टेनियर में 3 प्रधानमंत्री देख रहे हैं। तो देश के हित के लिए मुझे लगता है ऐसे कोalition ना बने, ऐसे कोई अलायंस ना बने जिसमें कम से कम एक पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, यहां दीपंकर भट्टाचार्य नक्सल और शिवसेना का उद्धव जी, ये शिवसेना, उद्धव एंड दीपंकर भट्टाचार्य, इट्स ए कंप्लीटली यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। तो इसको चलाना कैसे करेंगे? और केजरीवाल कांग्रेस ऑर्डिनेंस छोड़िए, 7 सीट में कितना सीट दिया जाएगा? कम्युनिस्ट कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट, क्या ममता और राहुल गांधी एक साथ बैठने के कारण इतने सारे विरोधाभास से आप कैसे निपटेंगे, ये आपका कहना है? और ये इनका लेकिन एक चीज, सिर्फ एक सेंटेंस बताना चाहता हूं, एक सेंटेंस, कि जो प्रतिपक्ष में पहली बार दिखाई दे रहा है कि एक डू और डाई, क्योंकि हम अकेले नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे दल जुटे जो है ये भी हमको मानना पड़ेगा। संजय सिंह जी, मेरे बगल में चूंकि बैठे हैं उपाध्याय साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा शुरू किया। इन्होंने जहां से शुरू किया मैं वहीं से शुरू करता हूं। इस जो गठबंधन बना है जिसको इंडिया कहते हैं, उसकी मूल समस्या उसके नाम से कई बार शुरू होती है। जैसे उन्होंने कहा कि ये एनडीए बनाम इंडिया नहीं है, ये हमारे गठबंधन बनाम देश की जनता है। अब समझिए, अगर आप ये हेडलाइन लगाएंगे कि इंडिया बनाम देश की जनता, तो फिर उसका कोनोटेशंस क्या होगा, उसके मायने क्या होंगे? कांग्रेस के ही नेता जो है प्रणब बाबू की बेटी, वो उन्होंने कहा कि अगर एक सिचुएशन ये होती है कि ये पार्टी, ये गठबंधन टूटता है तो इंडिया डिसॉल्व्स, इंडिया स्प्लिट्स, इस तरह की एक सिचुएशन होती है जो मतलब किसी भी हेडलाइन के नजरिए से यहाँ छपे या विदेश में पर्टिकुलरली छपे तो काफी डैमेजिंग है। दूसरी चीज यह है कि कोई भी कोलिशन एक सर्टेन आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, और इंडिया अब एस्पिरेशनल हो गया है। मतलब जो न्यू मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, वो अपवर्ड मोबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं देश में क्या है, जो एब्स्ट्रैक्ट बात करेंगे, लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, मोदी की तानाशाही से बचाना है, ये काफी एब्स्ट्रैक्ट है। क्योंकि लालू यादव भी लोकतंत्र को बचा रहे हैं, कैसे बचाए हैं वो हम लोग जानते हैं। देश को कैसे, बिहार को कैसे उन्होंने बचाया, ममता बनर्जी किस तरह का लोकतंत्र बचाती हैं, या बाकी कांग्रेस ने क्या किया। तो टिल सच टाइम आप लोग को कम्युनिकेट करते हैं, वहां नेता की क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस मायने में आप 23 या 26 को छोड़ दीजिए, किसी भी अलायंस को लीड करने के लिए एक नेता की जरूरत होती है, जिसका फोटो आप किसी राज्य में लगाते हैं। आप 28 और 38 लोग का फोटो लेकर के अलायंस पार्टी नहीं जाएगी। जैसे यूपी में अगर अलायंस होता है तो कोई एक नेता की फोटो लगाएंगे ना, साथ में अखिलेश जी नहीं लगाएंगे। लेकिन अब देखिए, अभी 2 बैठकें हुई हैं, कुछ मेरे ख्याल से ये सब मसले आगे की बैठकों में भी उन पर चर्चा होगी। संभवतः प्रोफेसर साहब कुछ इसी तरफ इशारा करेंगे। मैं वापस आऊंगा आपके पास। अदिति फडणवीस और राकेश कपूर जी का शुरुआती वक्तव्य ले लें। अदिति जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम विरोधाभास को बार बार हम एम्फसाइज कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में कोई एक लीडर नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, आपस में झगड़ के एक दूसरे को मार पीट के खत्म कर देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन हमें दूसरी तरह से भी देखना पड़ेगा कि ये तो सर्वविदित है कि देश को एक विपक्ष की जरूरत है। वो विपक्ष हमेशा से एकजुट नहीं रहा है। जब भाजपा विपक्ष में थी और भाजपा एक कोalition का हिस्सा थी, तब भी उसमें विरोधाभास थे। आज भी एनडीए में विरोधाभास हैं और वो साफ हम लोगों को दिख रहे हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि एक लीडर के ऊपर पूरा सब कुछ छोड़ देना, उसमें भी उतना ही डर है, उसमें भी उतना ही डेंजर है जितना लीडर का ना होना, लीडरलेस ये एक बड़ी जरूरी बात आप कह रही हैं। जी, मैं वापस आता हूँ। जी, वापस आऊँ। देख रहे हैं उसका पूरी तरह से आकलन कर। जी,
अब वापस आता हूं, 1 मिनट का समय खत्म हो गया। राकेश कपूर जी, आपका शुरुआती वक्तव्य। देखिए संकेत जी, बड़ा स्पष्ट है कि ये जो 2024 की लोकसभा चुनाव की लड़ाई होने वाली है उसमें जन अवधारणा यानी पब्लिक परसेप्शन का जो पहला दौर होता है उसका पहला चरण इंडिया ने जीत लिया है। कैसे जीता है? भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से प्रतीकात्मक राजनीति करती आई है। क्योंकि ये प्रतीक खड़ा कर देते हैं और उसके चारों तरफ लोकमत बुनने की कोशिश करते हैं, ये जनसंघ के जमाने से बीजेपी की कोशिश है। और एनडीए में हम जानते हैं कि एनडीए में बीजेपी के अलावा और है क्या? उसमें से शिवसेना चली गई, उसमें से अकाली दल चले गए, जनता युद्ध चला गया, तो एनडीए में बचता क्या है? अब हिंदुस्तान में तो हजारों पंजीकृत दल है, रजिस्टर्ड पार्टीज विद इलेक्शन कमीशन। कहिए तो आप जो है वो सैकड़ों पार्टियों का बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन सी पार्टियां जमीन पर हैं और जिनका वजूद है राजनीति में, उन पार्टियों के गठबंधन से फर्क पड़ता है। और जहां तक ये प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरे जो साथियों ने उठाए हैं वो छोटे छोटे मुद्दे उठाए हैं कि कैसे करेंगे, एक दूसरे के विरोधी हैं। अरे भाई, ये एक पूरा जो है वो एक नैरेटिव की बात है। 2024 का इलेक्शन कोई साधारण इलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं पिछली बार भी आपके उसमें आया था शो में, और बिल्कुल यही बोला था आपने, हाँ, कि ये चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। ये विचारधारा की लड़ाई होगी, ये विचारधारा का महायुद्ध होने वाला है। जी जी, तो बहुत अहम। इन चुनावों आगे को विचारों के महायुद्ध वाली बात पर आगे भी और चर्चा करेंगे। और एक बात ये की जाएगी कि कौन अपना गठबंधन, एक तो क्या एनडीए गठबंधन कुछ इस तरीके की कहानी है कि अगला अपनी टीम बना रहा है तो हेडलाइन के लिए मैं भी बनाता हुआ दिखूं, क्या उस तरीके की कहानी है, या वाकई भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो रहा है कि इस बार 41 दलों की जरूरत पड़ेगी, छोटे छोटे जो मुकाबले होते हैं कम मार्जिन वाले, वहां जरूरत पड़ेगी। चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समझना चाहता हूं, अभी ब्रेक से पहले राकेश कपूर जी कह रहे थे कि महामुकाबला होने वाला है, विचारों का मुकाबला होने वाला है, इस तरीके का जैसा देखा नहीं गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे कि इस बार 9 सवा 9 साल में पहली बार ऐसा देखने का, जैसे अभी जयंत बाबू भी कह रहे थे कि इस तरीके का गठबंधन विपक्ष की ओर से, इस तरीके की मीटिंग्स हमने पहले नहीं होते हुए देखी, हुई हैं। विपक्षी एकता के बारे में एक थ्योरेटिकल बात हुई है, कुछ प्रयास भी होते दिखे हैं, लेकिन फिर वो उतनी जल्दी फिजल आउट भी किए हैं। ऐसा अब की बार नहीं दिख रहा है। देखिए, कपूर साहब का मेरा बहुत सम्मान है। हाँ। कपूर साहब कह रहे थे ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है 2024 का, तो 14, 19 या 4 या 9 या उसके पहले चुनाव महत्वपूर्ण नहीं थे। हर चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 10 साल के बाद मोदी वापस आने के लिए करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। 3 बार कोई जीत करके अपने बूते पर आ जाए तो ये बहुत बड़ा, मतलब एक नए तरह का इतिहास रचा जाएगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा के हर चुनाव विचारधारा की लड़ाई बताई गई है। इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, अगर राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ तो उसको भी मीरा कुमार भी जब चुनाव लड़ रही थी तो ये था कि ये विचारधारा की लड़ाई है, और जो बीजेपी की विचारधारा और इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया, उसकी लड़ाई बताई गई। उसके बाद के यशवंत सिन्हा के चुनाव को बताई गई। स्टेट इलेक्शंस को बताया जाता है कि आइडिया ऑफ इंडिया बनाम बीजेपी का जो सोच है। विचारधारा की लड़ाई हो तो होगी, लेकिन साथ में जो लोग को चाहिए वो डिलीवरी ऑन द ग्राउंड। जो विचारधारा वाली बात होती है वो लोग को इमोटिवली चार्ज करने की बात होती है। हाँ। होती है, काम नहीं कीजिएगा तो फिर लोग विचारधारा पे बहुत ज्यादा, क्योंकि आप जब तक सामने वाले को, क्राउड को चीयर करने के लिए, क्राउड को पुल करने के लिए, लेकिन साथ में लोग, जो एक डेवलपमेंट की बात हो गई कि हमारे पास ग्राउंड पे डिलीवरी क्या, इसकी कैपेसिटी डिलीवर करने की है क्या, ये जो बात कह रहे हो उस बात में कोई प्रामाणिकता है क्या, अगर ये चीजें साथ में जुड़ेंगी और विचारधारा की बात होगी, जब दोनों का कॉम्बिनेशन, मैं आपका पॉइंट समझ गया, क्योंकि ये जो विचारधारा की बात है ना, इसमें जो वही
नेता जीतेगा जो इंडिया को भी रिप्रेजेंट करता है और भारत को भी रिप्रेजेंट करता है। अब आप सोच करके देख लीजिए कि कौन इंडिया और भारत दोनों को रिप्रेजेंट करके ले जाता है। ठीक है राकेश कपूर जी, क्योंकि आप ही की बात से निकली हुई ये बात थी, तो जरा आपका रिस्पॉन्स ले लें और उसके बाद फिर बाकियों पर जाएं। ये मेरे कौन सी मित्र लड़ाई ने- विचारधारा की लड़ाई नहीं रही है, ऐसा आपसे सवाल पूछा गया? नहीं, निश्चित रूप से विचारधारा की लड़ाई लड़ी रही है, लेकिन अगर मैं इनका ध्यान दिलाऊं, इनकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, ध्यान दिलाऊं, ये सिर्फ 1977 के चुनावों से बात कर रहे हैं, 1967 के चुनावों से बात की। 1967 के चुनावों से जो हमारा इतिहास है वो विचारधारा की लड़ाई रही है, निश्चित रूप से विचारधारा केंद्र में रही है। लेकिन जब ये हमने पिछले 20 या 25 वर्षों में जो हमने देखा है, इनमें विचारधारा गौण होती चली गई है। और मेरे मित्रों को पता होना चाहिए कि ये लोकसभा के चुनाव है, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, विधानसभा और लोकसभा। ये लोकसभा के चुनाव डिलीवरी के चुनाव नहीं होते हैं, ये राष्ट्रीय नीतियों के चुनाव होते हैं। अब दिक्कत ये हुई कि सब गड्ढमड कर गए हैं। पीवी नरसिम्हा राव जो वो एमपी लेड दे करके सारा गड़बड़ कर गए। एमपी लेड समाप्त किया जाना चाहिए। ये लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय नीतियों के चुनाव होते हैं, अंतरराष्ट्रीय नीतियों के चुनाव होते हैं। राष्ट्र किस दिशा में जाएगा, उसकी विकास की दिशा क्या होगी। पर राकेश जी अगर इसी फ्रंट के बारे में बात कर लें, तो अगर आपने नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी हो एनडीए गठबंधन दलों को, तो वो यही कह रहे थे कि देखिए विदेशों में भी हमारा डंका है, विदेश में भी लोग भारत में निवेश करना चाहते हैं, इसका मतलब वो भी जानते हैं कि अस्थिरता नहीं चाहते, इसका मतलब हम वापस आ रहे हैं। बताइए संकेत जी, जिस देश का 1947 में कुल बजट 259 करोड़ 259 करोड़ रुपए हो और 98% जनता कृषि पर आधारित हो, जहां एक सुई भी ना बनती हो, आज क्या ये देश ऐसे ही इस स्थिति में आ गया है कि हमने उदारीकरण कर दिया, इस देश को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया? ये देश एक प्रगति, सरकार एक सतत प्रक्रिया होती है, कुछ 1 या 5 वर्षों में कुछ काम नहीं होता है। ये इसके लिए सारी सरकारों को श्रेय देना होगा। ये देश ने तरक्की की है। अब आप देखिए 33 करोड़ से आज हम 140 करोड़ हैं। हाँ। और 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग, वो अपनी बात कहते हैं, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो भोजन देते हैं उनके रहने के लिए। कहाँ आया है ये देश, किस जगह हम खड़े हुए हैं? हमें ये देखना चाहिए। ये नीतियां ऐसी बनेंगी कि क्या इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट या ये एक पूंजीपतियों का, पूंजीवाद का एक बाजार बनकर के रह जाएगा। इस बात पर गौर करनी है। लोगों को रोजगार किस प्रकार से मिलेगा जी, लोगों की और इस लिहाज से आपका ये मानना है कि ये मुद्दों पर ये चुनाव होते हैं जी। लोकसभा इन मुद्दों पर विचार करती है, ना कि इन मुद्दों पर विचार करती है कि बिजली, पानी, सड़क कैसे होगी। इसके लिए विधानसभाएं हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। मेरे मित्रों को ये पता होगा। जी बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अब जरा स्टूडियो में एक बार फिर से आ जाएं, और क्योंकि अभी 2 पत्रकार ही बोल गए, तो अब जरा राजनीति के अखाड़े से जो दो हमारे यहाँ पर इनलाइटेंड बात कर रहे थे, उस पे 1-2 अगर आप एक बार वो तो, वरना वो कहेंगे कि ये तो सब पत्रकार ही आपस में बात कर रहे हैं, फिर हमें बुलाया ही क्यों प्रोफेसर साहब? नहीं, आज मुकाबला वैसे पत्रकारों के बीच है और होना चाहिए। कभी-कभी ये भी जरूरी है, विचार रख रहे हैं, वैचारिक विचारों का मुकाबला होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी जैसे हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा, भाजपा प्रवक्ता ने, कि भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन की बात कर रहे हैं। वाकई येदियुरप्पा जी से शुरुआत करते हैं ये, और हेमंत शर्मा बिस्वा तक चले जाते हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में इनकी एक अच्छी मुहिम है। जहां तक बात हिंसा और समाज में बढ़ती चिंता जो है, इनको न महिलाओं की चिंता है। अब ब्रजभूषण जनता पार्टी के जो लोग हैं वो निश्चित तौर पे कभी नहीं चाहेंगे कि मणिपुर पे कोई चर्चा हो और मणिपुर पर कोई ईमानदारी से कोई प्रयास हो, जो हिंसाएं हो रही हो रुके। जहां तक बात अभी हमारे साथी ने कही विरोधाभास की, है देश में विविधता है, यही विरोधाभास। यदि इसको आप मानते हैं तो मानिए। बहुलतावाद है, यदि ये विविधता इसको नहीं स्वीकारते हैं तो इसको मानिए। यदि इस अनेकता में एकता की जो परिकल्पना, संकल्पना इस देश में है, इसके बुनियाद में है, इसको आप नकारना चाहते हैं तो नकार दीजिए। लेकिन ये सच्चाई है, मतभेद कोई बुरी बात नहीं है। विचारों का मतभेद लोकतंत्र में होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए राष्ट्र की नीति में, राष्ट्र के विकास में और राष्ट्र की उन्नति में। ये बात कांग्रेस पार्टी कर रही है और ये हमारा गठबंधन कर रहा है।
10 सेकंड सिर्फ दीजिए। हाँ। मैं कुछ पार्टियों का नाम आपसे भी चर्चा करना चाह रहा था। हाँ। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। जन सेवा पार्टी कहां की है मुझे नहीं पता। भारत धर्म जन सेवा एक भी पार्टी बनी है। उसी के अलावा राष्ट्रीय समाज पक्ष है, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल है, प्रहार जनशक्ति पार्टी। इन पार्टियों का मेला, और प्रधानमंत्री जी अब नहीं रहे अकेला। 38 पार्टियां जिनमें ये पार्टियों का नाम है, मुझे भी नहीं पता, भाजपा के साथी को जरूर नहीं, पता बहुत होगा, सारे आपको नेडा होगा। नॉर्थ ईस्ट अच्छा। डेवलपमेंट वाली जो हाँ, वो तो मैं उसका तो गठबंधन नाम था, ही नहीं ले रहा हूं मैं। उसके बहुत सारे उसके लोग अलावा हाँ। 24 पार्टी ऐसी जिसके पास 0 सांसद है। और अंतिम बात, जिस तरह से कहते हैं कि एनडीए विश्वसनीय है, इतिहास देखिए उसका, भूगोल उसका देखिए, केमिस्ट्री देखिए, क्या है इतिहास भाई? 1998 में जब ये पार्टी बनी थी, 25 साल याद मना रहे हो। याद है वो 25 साल में हाँ। एक ऐसी पार्टी जो स्थापना के समय में थी, आज इनको बिना छोड़े या इन्होंने उसको धोखा दिए बिना, इन्होंने उसको छोड़ा। देखिए, ये सवाल मैंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ प्रवक्ताओं से और नेताओं से, एक सेकंड, मैंने नेताओं से सवाल पूछा। मैंने ये सवाल नेताओं से पूछा, उन्होंने कहा कि कम से कम हम 25वीं सालगिरह तो मना रहे हैं। यहाँ तो आपने अपने नाम की तिलांजलि दे दी। एक भी पार्टी नहीं है जो स्थापना के समय थी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। शिवम त्यागी मुझे ये बताइए, एक पार्टी का नाम बता दे जो इनको सिर्फ ये कहना कि देखो हमारा जो शेल है, जो हमारा खोखा है, वो 25 साल का हो गया है और ये कितना पुराना है और कितना बढ़िया है, लेकिन उसमें न टीएमसी है, न जदयू है, न शिरोमणि अकाली दल है, न शिवसेना उस ओरिजिनल फॉर्म में है जैसे पहले थी। तो फिर अच्छा, और अगर आप वोट शेयर के आधार पे भी देख लें तो 2019 के मुकाबले अगर आप देखें तो कम से कम 97 या 98% वोट शेयर इस प्रेजेंट एनडीए में वो बीजेपी अकेले ही लेकर के आई। तो ये क्या सिर्फ संख्या बल बढ़ाने के लिए कि मतलब वो उनका 26 का नंबर थोड़ा फीका कर दिया जाए तो अपने 39 दिखा दो? इसके पीछे रणनीति क्या है? 2004 में अगर आपको याद होगा संकेत जी, तो इनकी सरकार सिर्फ इसलिए बनी थी क्योंकि कांग्रेस अकेले के 145 सीटें थी। आज कुल मिला के 45 के करीब झूल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सरकार बना लेंगे। तो ये इनको समझना चाहिए, किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए एक पार्टी का सबसे बड़ा होना अनिवार्य है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू पर आऊंगा। इतना बड़ा? अब मैं उस पर भी आ रहा हूं आपको कि जो 38 पार्टियां हैं, ये दिखावे के नाम है। अब या तो ये हिंदुस्तान को समझते नहीं, यहां की हर चीज को समझते नहीं। मेरा नाम शिवम त्यागी है। त्यागियों की कमोबेश अगर कोई पार्टी देखो तो शायद नहीं मिलेगी। अगर उत्तर प्रदेश में बहुतायत में हम मिल जाते हैं, अगर सांसद देखोगे तो शायद ही नहीं मिलेगा। लेकिन क्या जो मेरे जाति का वोट है या त्यागी जो हैं, अगर उनका कोई संगठन बन जाए या फिर उनका कोई एक सांसद नहीं है तो कोई उनका आधार नहीं है, मतलब उन 40 लाख वोटर्स को आप ऐसे ही नकार देंगे? अगर यहां पर 38 पार्टियां हैं, 38 अलग अलग लोग हैं, उन्होंने अपने गांव समाज, अपने चीजों को लेकर, अपने धर्म को लेकर अगर पार्टी बनाई है और उनका कोई सांसद नहीं है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन लोकसभा या राज्यसभा में नहीं है, तो वो लोग नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। मेरे पास 4 अलग अलग फॉलोअप के सवाल हैं। अगर आप एक और 5वां पूछ लेंगे तो बाद में पूछना बेहतर रहेगा। लेकिन मैं नहीं, क्योंकि वो इसी चीज से जुड़ा हुआ है। क्या मैं ये मानूं कि अब एनडीए को ये जरूरत महसूस हो रही है कि मोदी का जादुई करिश्मा, वो तो अपनी जगह जो है सो है, उस पर आप लड़ेंगे, चेहरा भी वही प्रस्तुत होगा, लेकिन आपको ये हर छोटे छोटे जगह जगह पर 1%, 0.5%, 0.6%, हर सीट पर इस तरीके के जो वोट्स हैं, उनकी ज्यादा जरूरत अब आपको महसूस हो रही है। पूर्वांचल में एक ओपी राजभर भी जुड़ जाएं, एक ये भी जुड़ जाएं, एलजेपी के भी दोनों गुट साथ आ जाएं, ताकि जो क्लोज कॉन्टेस्ट है उसमें वो आपको एक नैरो मार्जिन मिल जाए। इस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। नाम में सबसे पहले भारतीय है, और 1% तो आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं 0.11% में से अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भी आगे मुख्यधारा में लाना ऐसे चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्रौपदी मुर्मू उसी का ही एक लाइव वो है, आप देखें ना। मैं कहता हूं दुनिया में, देश में हिंदुस्तानी कोई भी है, वो किसी भी जाति से आता है, उसका प्रतिशत चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन। मेरे सवाल का जवाब नहीं, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को इंश्योर करेगी। मेरे सवाल का जवाब ये है, मेरा सवाल ये है, माफ कीजिएगा, मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक रणनीति है कि आंकड़ों में, संख्या बल में आप अपने आप को ज्यादा दिखाएं, उनके 26 तो हमारे 40, या सही में एक रणनीति है कि भाई छोटा ही सही, हर जगह से तिनका जोड़ करके ये रणनीति हम आगे निकल, ये वो रणनीति है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी को एक पर्टिकुलर धर्म विरोधी होने के बावजूद भी अगर इस देश में एपीजे कलाम को राष्ट्रपति बनाने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर आती है। ये बात, ये जो विचारधारा है, ये उस बात की है कि कोविंद जी को भी अगर दलित होने के नाते उनको इस देश के राष्ट्रपति बनाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आगे आती है तो सबको साथ लेकर चलने की बात है। ये बात है, द्रौपदी मुर्मू जी इस समय भारत की राष्ट्रपति हैं
और वो चाहे किसी भी ग्रुप, जाति, धर्म, संप्रदाय कहीं से भी आती हो, लेकिन अगर इस देश का एक छोटा सा सेक्शन भी है उसको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए, तो वो जोड़ा जाएगा। और ये 38 पार्टियां उसी का ही लाइव एग्जाम्पल है। ये अब मैं आ गया, अभी क्यों याद आया? एक सवाल ये भी होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे होगा? क्या द्रौपदी मुर्मू आ जाएं आप बताइए? क्या रामनाथ कोविंद जी आ जाएं आप बताइए? क्या एपीजे कलाम आ जाएं आप बताइए? बड़ी मीटिंग एनडीए की, जयंतो बाबू आखिरी बार आपको नहीं, आप मेरे पे 5 सवाल पूछे गए थे, ये आपके सारे सवाल हो गए। एनडीए 25 साल का पहली बार हुआ है ना? तो मुझे लगता है अब मैं आगे आना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल इन्होंने कहा ये तमाम बातें जो कही, जो मणिपुर को लेकर बात कही, ये पश्चिम बंगाल में आज एक महिला है जिसको चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मात्र 1 किलोमीटर दूर कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में भगाया गया, बलात्कार किया गया। लेकिन इस बात पर कोई तमाम चीजें नहीं होंगी, कोई कॉग्निजेंस नहीं होगा। एक महिला को उसके प्रेमी के सामने ही जो है 3 लोगों ने बलात्कार कर दिया और उसको मार दिया गया। उसके बाद इस पर तमाम चीजों पर बात नहीं होगी। लेकिन अब मैं एक और चीज पर आता हूं। इन्होंने एक और बात कही कि जिस तरीके से अलग अलग लोगों को मिलाया गया, पार्टी तोड़ी गई, परिवार तोड़ी गई। आप किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? क्या ये कांग्रेस अपने मूल स्वरूप में है? ये कांग्रेस हुआ है, इसका कौन सा ऐसा अलाय है जो इनको छोड़कर नहीं गया? 10 सेकंड। कौन सा ऐसा अलाय है जो इनको छोड़कर नहीं गया और आज वो इनके सामने दंडवत है? खुद कांग्रेस जाकर कहती है कि भाई किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश में, चाहे अखिलेश यादव जी कह दीजिए कि आप जाइए, आप यहां नहीं लड़ सकते, ममता बनर्जी बंगाल में कह दें कि आप यहां नहीं लड़ सकते, जाइए, स्टालिन कह दे तमिलनाडु में आप यहां नहीं लड़ सकते, जाइए, बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कह दें कि आप यहां नहीं लड़ सकते, दिल्ली और पंजाब में कह दें यहां पर अरविंद केजरीवाल। लेकिन बावजूद इसके जो लोग इनको छोड़ कर गए थे, तिलांजलि देकर गए थे, तिरस्कार कर गए थे, मुख्यमंत्री बने जाकर, आज इनके हालात ये हैं कि 48-52 पर झूलते हुए और अपने पारिवारिक सत्ता सुख को बचाने के लिए सबके दरवाजे पर खड़े हुए हाथ जोड़ के। ऐसे तो आधी शिवसेना आपके पास आ गई, आधी एनसीपी आपके पास है, दोनों लोजपा आपके पास चले आए, तो जो छोड़ के गए। नहीं, लेकिन हमने अपना आधार कम कहां किया बताइए ना? भारतीय जनता पार्टी अगर पिछले समय में इतना प्रचंड बहुमत के साथ काम कर, इतनी प्रचंड सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आ रही है, तो उससे ज्यादा ही लड़ेंगे। चलिए जयंतो बाबू, नहीं वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। और उसके बाद टाइम से इसलिए वेट कर रहे हैं कि एक ही को पूरा मौका मिल जाएगा। बिल्कुल, वो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से आपका जवाब दिया, अब आपके पास आएंगे, लेकिन पहले जयंतो बाबू फिर आदित्य जी। थैंक यू। जयंतो दा, ये बताइए कि पिछली बार इस तरीके की एनडीए की मीटिंग जिसमें ये बताना पड़े कि हम तो 41 दल हैं हमारे साथ, इस तरीके की मीटिंग कब हुई थी? जो मुझे याद आता है मई 2019 में हुई थी, एकदम चुनावों के एकदम बाद, जिसमें थैंक यू दिया गया कि हम लोग अलायंस हमारा जीता और वो सब। उसके बाद अब जरूरत महसूस हुई, और इन 4-1 सालों के जो अंतराल था, इसमें एनडीए टूटी ही है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ा दल है। और वो आंकड़े अगर आप देखेंगे, वोट शेयर देखेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत। 95% से ज्यादा एनडीए में बीजेपी का वोट शेयर है। मैं एकदम सहमत हूं, क्योंकि देखिए ये एंटी इनकम्बेंसी इट्स ए लॉ ऑफ नेचर। अभी 2019 में जैसे पुलवामा हुआ था, जैसे पूरा माहौल क्या था, अभी मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। अभी 2024 में अभी जो स्थिति है, 10 साल बाद 2014 नरेंद्र मोदी, 2024 नरेंद्र मोदी, तो एक कॉम्प्लिसेंसी होती है कि 303 सरकार है। ये बीजेपी में भी कि हमारे पास तो कोई जरूरत नहीं है, किसी का एमपी है या नहीं है, कोई एनडीए का जो महसूस, इसे कोalition कल्चर के लिए जरूरत हो सकता है, संख्या के लिए नहीं। तो संख्या के लिए जरूरत नहीं है तो बीजेपी चल रहा है। अभी जब प्रतिपक्ष, यही आपको मानना पड़ेगा कि कर्नाटक का विक्ट्री कांग्रेस को थोड़ा बाहुबली बनाया, राहुल गांधी का जो पदयात्रा, उसका एक इंपैक्ट हुआ है, अब माने या ना माने। हम तो विश्लेषक है, हम कोई पार्टी का स्पोक्समैन नहीं है। मेरा कहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिपक्ष 2024 में आ गए हैं, ये अगर ओवर कॉम्प्लिसेंसी होगा तो प्रतिपक्ष। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, कास्ट इंजीनियरिंग, छोटा छोटा पार्टी, ये भी बीजेपी पहले नहीं सोचा था, क्योंकि मोदी जी का ब्रांड इक्विटी है। आज भी मानना पड़ेगा, मोदी जी इज द मोस्ट पॉपुलर नेशनल लीडर इन दिस कंट्री। लेकिन इसकी जरूरत भी उनको महसूस हो रही है। लेकिन एक चुनाव का फॉर्मूला जब होती है तो एक फैक्टर में नहीं होता है ना। तब तो पश्चिम बंगाल में 2021 में मोदी जी का ब्रांड दिखा के तो ममता को हरा नहीं पाया ना, बीजेपी लॉस्ट द प्लॉट। तो मोदी जी जो फैक्टर प्लस विकास मुद्दा होगा या नहीं पता नहीं है आपको, क्योंकि विकास और भ्रष्टाचार ये दोनों ट्रायल एंड एरर चल रहा है। कितना मुद्दा बनेगा, कितना नहीं बनेगा। एंड ऑफ द डे
अगर वही कास्ट फैक्टर होगा तो वो भी हमारे अच्छी बात पाले में है कि हम हमारे बास्केट में जितना अंडा आ जाए तो हम दूसरे के बास्केट में क्यों रखें? वो अंडा ना आ जाए। तो इसीलिए ये जो लेकिन आपको मानना पड़ेगा, बीजेपी जैसे क्लास में होती है ना कि कुछ अच्छे लड़का होता है कि वो पहले से ही पता करते हैं कि ये मेरा वीकनेस है, तो उस पे काम करना शुरू और कर वो काम करना शुरू कर देते हैं। अमित शाह जी जैसे एक, तो आप ये मानते हैं उनको अपनी एक कमियां दिखाई दे रही हैं? हाँ, वो बाहर में क्यों बोलेगा? ठीक है, ठीक है। वो थोड़ी राजनीतिक विश्लेषक अदिति फडणवीस जी, हाँ वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, अपनी कमियां पब्लिक में नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। ठीक है, अदिति फडणवीस जी, आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर? देखिए, जो मैं जयंत से पूरी तरह से सहमत हूँ। मेरे ख्याल से बीजेपी ये चाहती है कि जहां उसका वर्चस्व नहीं है या जहां उसकी पहुंच कम है, उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में जहां पर पिछले असेंबली चुनाव में उनको 0.086% वोट शेयर मिला था, 0 सीटें मिली थी। कांग्रेस थोड़ा सा उनसे बेहतर थी, 1 पॉइंट कुछ % वोट मिला था, लेकिन मतलब हालत दोनों की बहुत खराब थी। आज की तारीख में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से एनडीए में कोई नहीं है सिवाय जनसेना के। जनसेना को 1 सीट मिली थी और 176 सीटों में 151 सीटों में लड़ने के बाद उनको 1 सीट बड़ी मुश्किल से मिली थी। तो कुल मिला के जहां जहां भाजपा नहीं है, वहां जो लोग आने वाले समय में उसके प्रतिद्वंदी बन सकते हैं, उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, मेरे ख्याल से एनडीए इस चीज की एक्सरसाइज में। बिल्कुल बिल्कुल जी। वक्त एकदम खत्म हो चला है, तो आपको एक राइट टू रिप्लाई दे दें, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस वो पुरानी कांग्रेस नहीं है, नए लोग बहुत सारे लोग जो आए हैं वो कांग्रेस से अलग हुए थे। भाई वैचारिक समता तो है, जो लोग अलग हुए थे वो आ गए, अच्छी बात है, यही लोग इसको स्वीकारते हैं। मैंने ये तो हो गया कि विचारधारा के लेवल पर वो सभी लोग एक साथ थे, अलग हुए थे। लेकिन इनके पास जो भाजपा की जो बात करते हैं, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय और मधोक जी को मानते हैं, ये अडवाणी जी और वाजपेयी जी को? वो जनसंघ आज भी एग्जिस्ट करती है, और भाजपा क्या वही जनसंघ की बात करती है या कोई नई पार्टी है? इसमें तो जनसंघ को कम से कम लेना चाहिए था, जो राष्ट्रीय स्तर पर वो है, लेकिन वो नहीं है इनके गठबंधन में। मतलब वैचारिक तौर पे ये जनसंघ को भी नहीं मानते, ये सच्चाई है। तीसरी बात, जिस तरह से बात हो रही है कि कर्नाटक में बाहुबली, जैसे हमारे पत्रकार साहब ने कही, सच बात है, कर्नाटक में बहुत सारे कटप्पा भी थे, उनको भी हम लोगों ने शिकस्त दी और बाहुबली वहां जीत हुई है। उसी तरह देश में जितने कटप्पा को इन्होंने प्रयास किया है, पवार कटप्पा, सिंधे कटप्पा, बाकी बहुत सारे राज्यों में है, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन उस सब पर जो है भारी पड़ेंगे हम, और मुकाबला जारी है आपका भी, और देश में भी मुकाबला जारी है। लोकतंत्र बचाने का मुकाबला है, महंगाई से मुक्ति का मुकाबला है, और असंवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को बचाने का मुकाबला। ठीक है, संजय सिंह जी और उसके बाद शिवम त्यागी, 10-10 सेकंड। देखिए, क्या है कि जब भी चुनाव होता है ना, तो सामने वाले किसी को भी, जो अच्छा राजनीतिक दल है, सामने वाले के साथ कॉम्प्लिसेंसी में नहीं रहता है। उसकी मजबूती चाहे कम हो या ज्यादा हो, उसको अच्छा मजबूती से तैयार होना पड़ता है। आप कह रहे थे कि दलों का क्या, मान लीजिए वो हेडलाइन के लिए हो सकता है, चुनाव के पहले एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी लोगों के बीच में वो जाता है। जो हेडलाइन आप कहते हैं, जो चर्चा करते हैं कि 26 बनाम 38, तो किसके पाले में कितना, दोनों आर्गुमेंट मोदी के बारे में है ना, कि वो अकेले रहते हैं, किसी को साथ नहीं आने देते, तो 38 लेकर के आ गए। फिर बेचैनी हो जाती कि नहीं 38 लेकर के आ गए, इसका मतलब आप डरे हुए हैं। तो दोनों आर्गुमेंट लोगों के बीच में नहीं चल सकता। एक चीज मैं और संकेत ऐड करूंगा कि एनडीए से जो लोग गए, जैसे जनता दल यूनाइटेड गई, नीतीश जी अपने लिए गए। नीतीश जी को बीजेपी ने उसके बाद बनाया था। उनकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी। अकाली दल का एक सिचुएशन, मतलब वो अलग था। शिवसेना का सिचुएशन आप जानते हैं। क्या है कि ये साइकोलॉजिकल जब वो है ना, इस समय में हेडलाइन में, चर्चा में, लोगों के बीच में, तो वो इस समय टॉकिंग टाइम वाला है। एक्चुअल जो फाइट होगी वो ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर, रियलिटी पर होगी, 2024 में होगी। जी शिवम जी। मोदी जी मतलब दुनिया भर में इस देश का डंका, मोदी जी मतलब इस देश में राष्ट्रवाद की बाहर, मोदी जी मतलब दुनिया में कहीं पर भी आप जाएंगे तो इस देश का आधार बड़ा है और इसको नकार नहीं सकते। एक पत्रकार शुरू में कह रहे थे, तब से अब में कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। मैं बहुत अच्छे से उनको याद दिलाना चाहता हूं, 60 के दशक में जब हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान में ऑलमोस्ट घुस गया था शास्त्री जी के समय में, तो उस जमाने में लिंडन जॉनसन हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि सेना वापस निकालो वरना आपको जो लाल गेहूं जो मिलता था वो देना वापस कर देंगे। मुझे अच्छे तरीके से मैं पढ़ता हूं, निक्सन एक
जमाने में जब हिंदुस्तान जो है बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहा था, बांग्लादेश बनाने की, तो इंदिरा जी को अच्छा खासा करीब 40 मिनट बाहर बैठाकर और 40 मिनट बाद जब निक्सन मिले तो उन्होंने कहा, उन्होंने बिहार और तमाम सूखों पर बात करी, हिंदुस्तान की उस परेशानी पर बात नहीं करी जो हम झेल रहे हैं। आज इस देश को सब हर तरह के हथियार से लेकर सब चीज मुहैया कराने से लेकर इस देश का आधार वो है कि दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या कहते हैं ये देश जानता है। और तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उस बदलाव से यहां तक आने में जो समय लगा है वो 2014 से 2023 और आने वाले 24 तक की स्टेबल सरकार की वजह से, स्टेबल प्रधानमंत्री की वजह से ही हुआ। चुनौतियां, 26 लोग कैसे होंगे, कैसे रहेंगे, क्या बनेंगे, क्या बनाएंगे, खुद पर 50 है नहीं, चाहते हैं सरकार बना दे। मुझे लगता है ऐसी सरकारें देश ने पूर्व में एक आधी देखी है, वो साल भी नहीं चलती। इन शहजादों को छोड़कर अंततः हिंदुस्तान को एक राष्ट्रवादी नेता टिकाऊ चाहिए। रहेगी, अब उस पर भी सवाल होने लगा है। लेकिन देखिए, बात 2024 तक के मुकाबले की अभी यहां पर हो रही है, उसके आगे कितनी टिकाऊ रहेगी, इतिहास क्या कहता है, मेरे ख्याल से चर्चा में बीजेपी उसको जरूर लाएगी। और इतिहास तो कहता ही है प्रोफेसर साहब, हमने देखा है इससे पहले कोई बहुत ज्यादा लंबी तो चल नहीं पाई है इस तरीके सरकार। इतिहास 77 का भी है, हाँ, रामो बामो का भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। है देश में विविधता है, यही विरोधाभास है। यदि इसको आप मानते हैं तो मानिए, बहुलतावाद है, यदि ये विविधता इसको नहीं स्वीकारते हैं तो इसको मानिए। यदि इस अनेकता में एकता की जो परिकल्पना संकल्पना इस देश में है, इसके बुनियाद में है, इसको आप नकारना चाहते हैं तो नकार दीजिए। लेकिन ये सच्चाई है, मतभेद कोई बुरी बात नहीं है, विचारों का मतभेद लोकतंत्र में होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए राष्ट्र की नीति में, राष्ट्र के विकास में और राष्ट्र की उन्नति में। ये बात कांग्रेस पार्टी कर रही है और ये हमारा गठबंधन कर रहा है।